अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम को स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं which are involved in the maintenance and metabolic processes of the living organism। तो जो जिंदा जानदारों में जो उनके मेटाबॉलिक या मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ और रिपेयर जैसे जो फंक्शंस हैं, वो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स ही जो है वो उसको कैरी आउट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक हैं। इट मीन्स कि वो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो उनके बगैर हम ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते। दीज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आर द एक्चुअल फुट सोल्जर्स ऑफ द बैटल ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। हमने देखा कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो बजाते खुद तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक लिविंग मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि वो मिलकर जो लाइफ के प्रोसेस है उसको सस्टेन करते हैं। और हम इनको कह सकते हैं कि वो एक फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी को मैनेज करते हैं, टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट वगैरह भी करते रहते हैं। और ये सब काम वो खुद एज ए नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। दे आर नॉट लाइव बट दे मेक लाइफ पॉसिबल। तो हम इनके बारे में भी ये भी कह सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं कि जिनका साइज़ छोटा होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनका साइज़ और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम स्मॉल मेटाबोलाइट्स की बात करें या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें कुछ है जो मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं या कुछ हार्मोन्स आ सकते हैं। और अगर इनके मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टुगेदर जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो जो हमारी ज़िंदगी की टूल किट है, केमिकल टूल किट, उसको प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम, अगर उनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एंजाइम जो हैं वो बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। बट एंजाइम एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करवाता है। और अगर वह एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, इट मीन्स के उसमें खुद केमिकली कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और हम एंजाइम को दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि जैसे कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन के रेट की स्पीड को इंक्रीज़ करवाता है, उसी तरह जो कैटलिस्ट है वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, जैसा कि हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वहाँ पर वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करवाता है। एंड एंजाइम इज़ ए हाईली सेलेक्टिव कैटलिस्ट दैट ग्रेटली एक्सेलरेट्स बोथ द रेट एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। कुछ एंजाइम्स कुछ ख़ास रिएक्शन या मालिक्यूल के लिए ही बने होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि माल्टेस है, वो सिर्फ माल्टोज को ही कन्वर्ट करवाने के काम आएगा, वो किसी और केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। तो एंजाइम जो है वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो एक तो स्पेसिफिक होती है और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, जैसा कि जो एंजाइम है वो प्राइमरीली तकरीबन तमाम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो नियरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, although a few catalytically active RNA molecules have been identified। तो एंजाइम्स के अलावा हमने देखा कि जो कुछ RNA मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। वरना RNA मॉलिक्यूल्स के अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं या जो कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो एंजाइम ही होते हैं या वो प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस यूजुअली टेक प्लेस अंडर ए रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन, ठीक है। इनको हमें ऑपरेट करवाने के लिए हमें सिर्फ माइल्ड ऑपरेशन कंडीशन है वो प्रोवाइड करना पड़ती हैं।
इट मीन्स कि उनका टेम्परेचर वेल बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कैरी आउट होते हैं, और उनकी पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए। जैसे कि हमारी अपनी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो वो जो एंजाइम है वो डेड हो सकता है। तो इनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो माइल्ड कंडीशन है, ना तो वो हाई प्रेशर के ऊपर काम कर सकती हैं, ना वो किसी ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक या किसी हार्श कंडीशन में काम कर सकती हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर विद द कोरिस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन। तो अगर इनका सादा केमिकल रिएक्शन के बारे में मुकाबला किया जाए तो इन सादा केमिकल रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के ऊपर ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि अमोनिया सिंथेसिस जो है वो तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कैरी आउट होता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो सिर्फ माइल्ड कंडीशन के ऊपर ही ऑपरेट होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि एंजाइम ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करवाते हैं विदाउट बीइंग चेंज देमसेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस में खुद चेंज नहीं होते। इट मीन्स कि उनकी केमिकल एक्टिविटी या जो उनका स्ट्रक्चर है एंजाइम वगैरह का वो चेंज नहीं होता। और अगर उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा और ना ही उनकी फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है तो हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी हाई स्पेसिफिसिटी है। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक कि वो किसी खास रिएक्शन के लिए ही काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस ऑन विच दे एक्ट एंड प्रोडक्ट दैट दे फॉर्म। तो एक एंजाइम एक ख़ास तरह के सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा और वो एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट ही बनाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बने तो हमें डिफरेंट एंजाइम को यूज़ करना पड़ेगा। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड, मीनिंग कि उनकी जो स्पीड उनकी जो फंक्शन है वो उनके जो सबस्ट्रेट के लेवल या उसके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के प्रेजेंस होने की वजह से वो चेंज हो सकती है। इट मीन्स कि वो जो डिफरेंट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है या दूसरे मॉलिक्यूल के प्रेजेंस की वजह से उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो सकती है। इट मीन्स कि हम इनकी कंडीशन या कंसंट्रेशन वगैरह को चेंज करके उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट भी कर सकते हैं। द फंक्शन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच इन द बॉडी। हमारी बॉडी एक बेहतरीन एग्जांपल है कि वो एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज होती है, जैसे कि 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक बहुत नैरो रेंज है और स्ट्रिक्ट कंडीशन हमें मेंटेन करना पड़ती है। इसके अलावा जो पीएच है वो भी हमें मेंटेन करना पड़ती है अगर तो हमने एंजाइम की एक्टिविटी को बरकरार रखना है। अगर तो पीएच में या टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है या वो ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्टिव साइट का। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड्स द सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट एक ऐसा कंपोनेंट है या कंपाउंड है जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी कैरी आउट होती है। तो एंजाइम जो है वो किसी सबस्ट्रेट को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो अपने साथ बाइंड करेगा और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एक्टिव साइट में प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक होती है किसी खास सबस्ट्रेट के साथ। जैसा कि यहाँ पर देखा कि दोनों के डायग्राम एक दूसरे के साथ मैच कर रही है और यहाँ पर वो बिल्कुल फिक्स आ जाती है। तो इसे फिक्स आने की वजह से वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो हम इसको जो एंजाइम की एक्टिव एरिया है जहाँ पर जो सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है वो उसकी एक्टिव साइट होती है। इट इज़ यूजुअली ए रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द होल एंजाइम मॉलिक्यूल। तो पूरे एंजाइम मॉलिक्यूल में एक सिर्फ छोटा सा पार्ट जो है वो एक्टिव साइट के तौर पर काम करता है। इसका जो बाकी मॉलिक्यूल है या जो बाकी सरफेस है वो इनएक्टिव होती है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल एंटिटी formed by amino acid residues that can lie far apart in the linear polypeptide chain। तो linear polypeptide chain में हमने देखा कि amino acid के रेसिड्यूज वगैरह होते हैं। तो इन रेसिड्यूज की जब 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्फर्मेशन बनती है तो वो बेसिकली एंजाइम की एक्टिव साइट को प्रोड्यूस करवाते हैं। द एक्टिव साइट इन इज ऑफन ए क्लेफ्ट और क्रेविस ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम। तो बेसिकली यहाँ पर क्लेफ्ट का मतलब है जो ओपनिंग होती है। हमने देखा कि एंजाइम की स्मूथ सरफेस में ये थोड़ी सी ओपनिंग मौजूद है, तो हम इनको क्लेफ्ट या सेरेविस का नाम भी दे सकते हैं, जो कि एंजाइम की सरफेस के ऊपर होती है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रीडोमिनेटली नॉन पोलर पार्ट होता है इस पूरे एंजाइम का, विच एनहेंसिस द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट।
तो इसके नॉन पोलर होने की वजह से जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है वो एनहेंस हो जाती है, और इसी की वजह से जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर स्टेबलाइज होता है, और इसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है किसी एंजाइम की। नेक्स्ट हम मज़ीद देखते हैं कि द सबस्ट्रेट इज़ बाउंड इन द एक्टिव साइट बाय मल्टीपल वीक फोर्सेस। अगर तो सबस्ट्रेट ने इस एक्टिव साइट या किसी होल के अंदर यहाँ पर बाइंड होना है या यहाँ पर अटैच होना है, तो इसके अटैचमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्स अमल में आ सकती हैं, जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है सिंपल, या वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है। वंडर वाल बॉन्ड हो सकता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट, और कुछ केसेस में ये रिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो इन सारी फोर्सेस की वजह से, जो कि बेसिकली प्रीडोमिनेटली वीक ही होती है, क्योंकि सबस्ट्रेट ने यहाँ पर रिएक्शन करके यहाँ से प्रोडक्ट की फार्म में लीव भी करना होता है, तो वो परमानेंटली बाइंड यहाँ पे नहीं होता। तो ये जो वीक फोर्सेस हैं वो इसको टेम्परेरीली बाइंड करती हैं और टेम्परेरीली उसको स्टेबलाइज भी करती हैं। द प्रॉपर्टीज एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज forming the active site of the enzyme will determine which molecule can bind and be substrate for that enzyme। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो इसकी एक्टिव साइट है उसकी एफिशिएंसी और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अमीनो एसिड रेसिड्यूज के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। तो इसकी जो ओवरऑल स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिपेंड करती है अमीनो एसिड के ऊपर, और इसके जो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी डिफ़ाइन करेगा प्रॉपर्टीज़ को, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एंजाइम डिफ़ाइन करेगा या जो एक्टिव साइट है ये डिफ़ाइन करेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा तो हम उसी को सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी इज़ ऑफन डिटर्मिन्ड बाय चेंज इन रिलेटिवली फ्यू अमीनो एसिड इन दी एक्टिव साइट। तो हमारे पास एक्टिव साइट मौजूद है, यहाँ पर जब अमीनो एसिड चेंज होंगे इट मीन्स कि वो जो मॉलिक्यूल ने वहाँ पर अटैच होना है वो भी चेंज होगा। तो अगर अमीनो एसिड के चेंज होने से जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड हो सकता है वो भी चेंज होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी स्पेसिफिसिटी है वो भी चेंज होती है, और ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो डिफाइन कौन करता है, अमीनो एसिड। दिस इज क्लियरली सीन इन द 3 डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, चाइमोट्राइप्सिन और एलास्टेज। इन तीनों एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन एक दूसरे के सेम होता है। डिफरेंस क्या है कि उनकी जो एक्टिव साइट है वो रेसिड्यूज में थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, और उनमें हल्का सा डिफरेंट होने की वजह से उनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है, और इनकी वजह से इनके जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग के साथ अटैच होता है, जो कि जब वो वहाँ पर अटैच होगा तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स वहाँ पर पैदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबस्ट्रेट होगा, वो एक्टिव साइट के ऊपर जाके करीब आएगा, मल्टीपल वीक फोर्सेस की वजह से वो वहाँ पर बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वह एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करवाएगा। वंस बाउंड एक्टिव रेसिड्यूज विद इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये जो एक्टिव साइट का जो रेसिड्यू है जो कि मेनली अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है, एक्ट ऑन दी सबस्ट्रेट, तो वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करना शुरू करता है। इट मीन्स कि वो उसको रिएक्ट करवाना शुरू करता है या उसको प्रोडक्ट में चेंज करवाना शुरू करता है। टू ट्रांसफॉर्म इट फर्स्ट इनटू द ट्रांजिशन स्टेट कम्प्लेक्स एंड देन इनटू द प्रोडक्ट विच इज़ रिलीज। तो सिंपल मैकेनिज्म ये है कि सबस्ट्रेट आएगा, वो एक्टिव साइट के ऊपर बैठेगा, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर कोई एक्शन करेगा, एक्शन करने के बाद वो उसको कोई ट्रांजिशन स्टेट कम्प्लेक्स जो कि बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स होता है उसमें कन्वर्ट करवाएगा। उसमें कन्वर्ट होने के बाद मोमेंटेरीली वो इस कम्प्लेक्स की फॉर्म में रहेगा, और कुछ मोमेंट्स के बाद वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। द एंजाइम इज़ नाउ फ्री टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल। तो जब प्रोडक्ट वहाँ से लीव हो जाती है तो वो जो एक्टिव साइट है वो दोबारा से फ्री होती है, ताकि वो किसी नए सबस्ट्रेट के साथ को अपने साथ बाइंड करें, और इसका जो कैटालिटिक साइकिल है वो दोबारा से शुरू हो सके। इट मीन्स कि वो सबस्ट्रेट दोबारा से एक नए साइकिल में एंजाइम के ऊपर अटैच होगा,
और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देगा। जब वहाँ से लीव करेगा तो एक्टिव साइट को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे द सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंडिंग को, कि उनकी बाइंडिंग क्या होती है। ओरिजिनली सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग को डिफाइन करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉक एंड की मॉडल है, और इसके अलावा हमारे पास होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो हम उसको भी आगे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉक एंड की मॉडल। In the lock and key model, it was proposed by the Emil Pfister in the 1894। तो 1894 में इस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया। तो ये बेसिकली एक पहली कोशिश थी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिस्क्राइब करने की, बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर थॉट टू फिट टुगेदर लाइक ए की इनटू द लॉक। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जिस तरह से एक जो की है वो किसी एक ख़ास लॉक के साथ फिट होती है। तो की में का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉक के मुताबिक होता है। तो इस लॉक के मुताबिक जो सबस्ट्रेट के शेप है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो एक की का काम करता है, और जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वो एक लॉक है। तो अगर जो सबस्ट्रेट है उसका जो उसमें जो डिफरेंट साइट्स हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट चेंज वगैरह होती हैं, अगर तो वो एक्टिव साइड के साथ पैरेलल हैं या उसके साथ मैच करती हैं तो वो फिट टुगेदर होंगे, वो एक दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं। और अगर वो एक दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के ऊपर बाइंड हो सकता है और प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। द टू शेप्स आर कंसिडर्ड एज रिजिड एंड फिक्स्ड। दोनों की दोनों शेप वो रिजिड होती हैं और फिक्स होती हैं, इट मीन्स कि वो चेंज नहीं होती। एंड परफेक्टली कम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन ब्रॉट टुगेदर इन द राइट अलाइनमेंट। और अगर राइट अलाइनमेंट में अगर इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आया जाए तो वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो ये हमारे पास एंजाइम है। इसके अगर आप एक्टिव साइड को देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप है और ये स्क्वायर टाइप है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है और ये एक स्क्वायर है तो सबस्ट्रेट में भी एक ट्राइंगल शेप है और एक यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की शेप है। तो इट मीन्स कि दोनों की शेप आपस में मैच करती है। तो अगर दोनों की शेप आपस में मैच करती है तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। कम्प्लेक्स बनने के बाद वो एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा तीसरे स्टेप में, क्योंकि अब जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। हम यहाँ पर इनके कलर से भी देख सकते हैं कि अब जो ग्रीन कलर है और जो ब्लू कलर था ये पहले ही सबस्ट्रेट था, अब वो येलो और लाइट ब्लू कलर है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट है। तो एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनने के बाद वो प्रोडक्ट वहाँ से लीव कर जाती है। तो ये वाला हमारे पास बेसिकली लॉक एंड की मॉडल है। सेकेंडली हमारे पास है द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। In the induced fit model, it was produced by the Daniel E. Koshland in the 1958। तो ये बेसिकली एक दूसरा मेजर मॉडल है जिसको 1958 में प्रपोज किया गया। ये बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन में जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक्सप्लेनेशन है उसको ऑफर करता है। इसके मुताबिक द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस ए कॉन्फर्मेशनल चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कि जो सबस्ट्रेट है उसकी जैसी शेप होगी वो इंड्यूस करती है एक्टिव साइट को, और एक्टिव साइट अपनी शेप को थोड़ा सा सबस्ट्रेट के मुताबिक भी चेंज करता है। इट मीन्स कि जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं होता। ठीक है, हमारा जो पहला मॉडल था लॉक एंड की मॉडल, वहाँ पर एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर रिजिड होता है, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंड्यूस होता है, और इंड्यूस करता कौन है, वो सबस्ट्रेट करता है। इन एडिशन द एंजाइम मेड डिस्टोर्ट द सबस्ट्रेट। और इसके अलावा जो इसका जो रेसिप्रोकल इफेक्ट है कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को भी थोड़ा सा डिस्टोर्ट कर सकती है, मतलब उसकी जो शेप है उसमें भी वो थोड़ा सा चेंज लेकर आ सकती है, फोर्सिंग इट इनटू ए कन्फर्मेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। तो जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है वो फोर्स करते हैं अपने आप की एक दूसरे को
कि वो ट्रांजिशन स्टेट में एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर जाहिर है कि सबस्ट्रेट की ख़ास शेप होती है और एक्टिव साइट में हमने यहाँ पर देखा कि इसकी शेप इसके साथ मुकम्मल तौर पर मैच नहीं करती, लेकिन जब ये यहाँ पर आकर अटैच होगा तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करती है और चेंज करने की वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और तीसरे स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा और ये जो प्रोडक्ट फिर लास्ट स्टेप में यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो जब यहाँ पर सबस्ट्रेट ने इसको इंड्यूस किया तो फाइनल हमारे पास एंजाइम की वाली शेप आ जाती है और ये बेसिकली रिवर्सिबल भी हो सकती है। इसका ख़ास फ़ायदा ये है कि हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और इसको जो एक्टिवेशन आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट हम मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्जांपल द बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज टू हेक्सोकाइनेज इंड्यूसेस ए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो ग्लूकोज है जो है जब वो हेक्सोकाइनेज में बाइंड होती है तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चर को इंड्यूस करते हैं कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, सच दैट द एक्टिव साइट अज्यूम्स अ शेप दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, जो कि बेसिकली ग्लूकोज होता है ओनली आफ्टर इट हैज़ बाउंड टू द एंजाइम। तो पहले एंजाइम की वो वाली शेप नहीं होती, तो उसके बाउंड होने के बाद ग्लूकोज के बाउंड होने के बाद एंजाइम की शेप थोड़ी सी चेंज होती है। तो ये बेसिकली इसके क्लासिक एग्जाम्पल है। द रियलिटी इज़ दैट डिफरेंट एंजाइम्स शो फीचर्स ऑफ बोथ मॉडल। तो हर एंजाइम में जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो रिजिड भी हो सकता है या वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो दोनों के दोनों मॉडल वहाँ पर पाए जाते हैं विद सम कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। तो थोड़ा सा चेंज तकरीबन हर एक में आ ही जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की गैर मौजूदगी में हमने देखा कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो हार्डली प्रोसीड होंगे, मतलब वो कैरी आउट होंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एंजाइम को किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में इंड्यूस करवा दें तो उसका जो रिएक्शन का रेट है वो 10⁷ तक जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब इतने गुना ज़्यादा उसकी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि आई थिंक 10 मिलियन फोल्ड होता है। थस दे आर क्रूशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें हमारे खुराक का हजम होना और हमारे बेसिक जो डेली फंक्शंस हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के, वो सारे के सारे एंजाइम की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन कोई एक साल में होता है, कोई सिंपल रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के बगैर, तो अगर हम एंजाइम को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो मे भी वो रिएक्शन 1 सेकंड में हो जाए। तो इतना टाइम डिक्रीज होता है एंजाइम की वजह से। बिसाइड्स इन बॉडी एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरीफाइड एंजाइम हैव मैनी एप्लीकेशन। तो बॉडी के अलावा या बॉडी में फंक्शन के अलावा हम एंजाइम को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इनको प्योरीफाई करके डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ भी कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू ट्रीट एंजाइम रिलेटेड डिसऑर्डर। तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में जो कि बेसिकली एंजाइम की वजह से होती है, तो वहाँ पर एंजाइम को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो असिस्ट इन मेटाबॉलिज्म, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम मेटाबॉलिज्म में इसको इंसिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान का जो नेचुरल एंजाइम का लेवल है वो लो हो जाए तो हम इसमें एक्सटर्नली उसमें एंजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो कि बेसिकली बायोकेमिकल फंक्शन को रिस्टोर करवाते हैं। तो असिस्ट इन द ड्रग डिलीवरी, तो बेसिकली एंजाइम ड्रग को डिलीवर करने में या जो हमारी मेडिसिन होती है उसको डिलीवर करने में, कुछ डायग्नोस्टिक फंक्शन में या किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करने में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हम इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो डायग्नोज एंड डिटेक्ट डिजीज़, तो हम डिजीज़ को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और वो एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में होता है और प्योरीफाइड फॉर्म में होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ एंजाइम्स फॉर एग्जांपल माइलेज, लैक्टेज या सेलुलेज जो हैं वो हमारी शुगर को, जो कि बेसिकली कम्प्लेक्स शुगर हो सकती हैं, उनको सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करने के काम आता है।
तो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर हम स्टार्च को या लैक्टोज को कन्वर्ट करवाते हैं हमारी जो फूड की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए या डाइजेस्टिबिलिटी को बेहतर करने के लिए, तो वहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। Pectin is like enzymes which act on hard pectin is used in fruit juice manufacturing। तो बेसिकली हार्ड पैक्टिन को ब्रेक करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए हम पैक्टिनाइज एंजाइम को यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली जो पैक्टिन है ये वाला हमारा फ्रूट के सेल वाल के अंदर मौजूद होता है। तो ये हार्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए या इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। इसी की वजह से हमारे जो जूस की यील्ड है वो भी बेहतर होती है, ठीक है। और जो एक्सट्रैक्शन के दौरान जो उसकी क्लैरिटी ऑफ होती है, ठीक है, वो भी ज़्यादा होती है। लाइपेज एंजाइम इज एक्ट ऑन लिपिड्स। तो जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड के ऊपर एक्ट करके उनको ब्रेक डाउन करती है। तो जैसा कि हमने पता है कि जो लिपिड है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलकर बनता है, तो वो लिपिड को उसके जो बेसिक कंपोनेंट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल उनमें चेंज करवा देती है। तो लाइपेजेस आर यूज टू रिमूव स्टेन्स ऑफ ग्रीन ग्रीस ऑयल्स एंड बटर। तो क्योंकि जो लाइपेज है वो लिपिड के ऊपर एक्ट कर सकती है, इट मीन्स कि वो ऑयल के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। तो अगर वो ऑयल के साथ इंटरेक्शन कर सकती है तो वो हमारे कपड़ों से ग्रीस को, ऑयल को या बटर को भी रिमूव करवा सकती है। तो इट मीन्स कि ये हमारी प्रोडक्ट्स को क्लीन करने के भी काम आती है। हम बहुत सारी एंजाइम्स को अपने डिटर्जेंट्स और वॉशिंग सोप्स के अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो ऑयल या ग्रीस वगैरह होती है उनको रिमूव करवाने में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। प्रोटेज एंजाइम्स आर यूज टू रिमूव स्टेन्स ऑफ प्रोटीन नेचर लाइक ब्लड स्वेट। तो हमारे कपड़ों पर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ब्लड लगा हो या कोई पसीना वगैरह लगा हो तो इनको रिमूव करवाने के लिए हम प्रोटीएज को यूज़ कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि जो हमारी लॉन्ड्री के जो डिटर्जेंट वगैरह हैं या टेक्सटाइल की क्लीनिंग एप्लीकेशन है वहाँ पर एंजाइम को हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस को स्टडी करने के बाद हम अब स्टडी करेंगे एंजाइम इनहिबिशन को। तो इनहिबिटर्स डो नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट कैरी आउट इन दी इनहिबिशन। इसका मतलब यह है कि इनहिबिटर्स ऐसे एंजाइम हैं जो कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में कोई काम नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय वो एंजाइम के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं और इसको रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में या रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में उसको रोकते हैं। तो इनहिबिशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि वो किसी रिएक्शन के रेट को इंटरफेयर करते हैं। द इनहिबिटर्स कैन इम्पैक्ट बोथ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। और अपनी इस एक्टिविटी में जो कि प्रिवेंट करती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, वो या तो सबस्ट्रेट को इफेक्ट कर सकता है या वो एंजाइम को ही एक्सेप्ट जो है वो अफेक्ट कर सकता है। इट मीन्स कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को ही डायरेक्टली तब्दील कर देगा। द स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज रेफर टू एज द एंजाइम इनहिबिशन। तो इनहिबिटर एक आम चीज़ है जो कि सबस्ट्रेट या एंजाइम दोनों को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोई इनहिबिटर किसी एंजाइम की एक्टिविटी को ही स्टॉप कर दे तो हम ऐसे इनहिबिटर को एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन का नाम देंगे, जो कि बेसिकली किसी केमिकल रिएक्शन को स्लो करता है या उसको ऑल टुगेदर रोक देता है। These enzyme inhibitors can attach to active areas and halt or inhibit the further activity। तो ये करते क्या हैं कि जो इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जहाँ पर किसी सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना था वो खुद वहाँ पर अटैच हो जाते हैं, और ख़ुद वहाँ पर अटैच होने की वजह से या तो वो फर्दर एक्टिविटी को हाल्ट करते हैं या उसको स्लो डाउन भी कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर जो एंजाइम है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। दिस फॉर्म ऑफ बाइंडिंग कैन बोथ बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हमारा जो एंजाइम है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इट मीन्स कि वो जो बाइंडिंग है वो इरिवर्सिबल होती है या वो कुछ देर के लिए भी होता है या उसकी स्पीड को स्लो करता है। इट मीन्स कि वो बाइंडिंग जो है जो कि बेसिकली इनहिबिटर और एंजाइम की बॉन्डिंग है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो दोनों के दोनों केस वहाँ पर हो सकते हैं। रिवर्सिबल and irreversible inhibitors are chemicals which bind to an enzyme to suppress its
एक्टिविटी। तो अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो ये एक ऐसी केमिकल है जो कि बेसिकली एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो कितनी स्ट्रोंगली या कितने टाइम के लिए एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। वन मेथड टू अकम्प्लिश दिस इफ़ टू ऑलमोस्ट परमानेंटली बाइंड टू एन एंजाइम। तो अगर हम एंजाइम इनहिबिशन को अचीव करना चाहते हैं तो बेसिकली बाज़ को एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है किसी इनहिबिटर का और एंजाइम का, और अगर वहाँ पर एक परमानेंट बॉन्ड बन जाए तो इट मीन्स कि वो परमानेंट लॉस हो जाता है हमारा एंजाइम का, ठीक है, और वो पूरी की पूरी एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है। These type of inhibitors are called irreversible, जो कि बेसिकली परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू उसके साथ अटैच हो जाते हैं। However, other chemicals can transiently bind to an enzyme, लेकिन कुछ दूसरे कंपोनेंट भी होते हैं जो कि बेसिकली कुछ टाइम के लिए या टेम्पोरेरी एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। तो हम ऐसे इनहिबिटर्स को रिवर्सिबल का नाम भी देते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स इधर बाइंड टू एन एक्टिव साइट, जो कि कंपैटिटिव इनहिबिटर हो सकता है, और टू अनदर साइट ऑन द एंजाइम विच इज़ द नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। हम इन दोनों टाइप को कमिंग स्लाइड में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स कंपेट विद द सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइड। तो बेसिकली सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर्स के दरमियान एक कंपटीशन होता है कि किसने वहाँ पर जाकर अटैच होना है, तो इसी की वजह से इसका नाम है कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। एंड देयरफॉर इंक्रीज द Km। ये जो Km है ये बेसिकली माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, क्योंकि जो एंजाइम की काइनेटिक्स है वो हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन से करते हैं, तो वहाँ पर जो कांस्टेंट अपीयर होता है वो Km होता है। तो वहाँ पर जो इक्वेशन में Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है किसी कंपैटिटिव इनहिबिटर की वजह से। तो Km की हायर वैल्यू शो करती है कि हमें सबस्ट्रेट की हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर है, ठीक है, अगर तो हमने रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। हाउएवर वी मैक्स, ठीक है, इन काइनेटिक्स में जो वी मैक्स है, ठीक है, वो अनचेंज होता है, मतलब उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज विद अनफ सबस्ट्रेट कॉन्सनट्रेशन, क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि Km की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, द रिएक्शन कैन स्टिल कंप्लीट। तो रिएक्शन फिर भी कंप्लीट हो जाता है और Vm मैक्स जो है वो बेसिकली चेंज नहीं होता। द ग्राफ प्लॉट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट सबस्ट्रेट कॉन्सनट्रेशन वुड बी शिफ्टेड टू द राइट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द Km। तो अगर Km की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वहाँ पर जो एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ होता है वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होता है। वाइल द लाइनवीवर बर्के प्लॉट वुड बी स्टीपर व्हेन कंपेयर्ड विद नो इनहिबिटर। लेकिन जो माइकलिस मेंटन का ग्राफ है वो तो थोड़ा सा राइट को शिफ्ट करता है, लेकिन जो लाइनवीवर बर्के का प्लॉट है वो राइट की तरफ शिफ्ट नहीं होता, बल्कि वो स्टीपर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो एक सबस्ट्रेट को बनाएगा या कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, और कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद वो जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ करता है। इनहिबिशन में क्या होता है, या तो कंपैटिटिव इनहिबिशन में, कि यहाँ पर एक मेन सबस्ट्रेट की बजाय जिसने यहाँ पर अटैच होना था, कोई और इनहिबिटर यहाँ पर आकर अटैच हो गया, मतलब इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन है, ठीक है। तो दोनों में से कंपटीशन होने की वजह से जो कंपैटिटिव इनहिबिशन का प्रोसेस है वो होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनहिबिटर competes with the substrate to attach on this active site. Non-competitive inhibitors. The non-competitive inhibitors bind to another location on the enzyme and as such decrease the Vmax. तो इसकी वजह से हमारा जो Vmax की वैल्यू है, जो हम कमिंग स्लाइड में ग्राफ के ऊपर भी देखेंगे, तो वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। However, Km is unchanged, लेकिन Km की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। This is demonstrated by a lower maximum on a graph plotting enzyme activity against the substrate concentration and higher y-intercept on a Lineweaver Burke plot when compared with no inhibitor. तो यहाँ पर हम एक जो सिंपल प्रोसेस को देखें कि एंजाइम में दो एक्टिव साइट है और ये वाला हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट ने यहाँ पर आकर अटैच होना है और रिएक्शन को करना है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच ऐसे हो सकता है
लेकिन नॉन कंपैटिटिव में होता क्या है कि जो इनहिबिटर है वो पहले यहाँ पर आकर अटैच होगा, तो इनहिबिटर और जो एंजाइम का एक कम्प्लेक्स बनेगा। कम्प्लेक्स बनने की वजह से जो इसकी पहले से मौजूद एक्टिव साइट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसके चेंज होने की वजह से जो हमारा मेन सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर आकर अटैच नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्टिव साइट का इस इनहिबिटर के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो इनहिबिटर यहाँ पर आकर अटैच होता है, ठीक है, तो इस नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर जो है वो इसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये वाला सिंपल हमारे पास ग्राफ है जिसमें हम देखते हैं कि अगर फ्री एंजाइम होगा तो उसका ग्राफ ये वाला है, सिंपल लाइन होती है इसकी वाली। अगर तो हमारे पास कंपैटिटिव इनहिबिशन होगी तो हमारा जो वी मैक्स की वैल्यू है वो तो सेम रहती है, लेकिन के एम की वैल्यू इंक्रीज होती है और हमारा ग्राफ थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो इट मीन्स कि इनहिबिटर कंपेज फॉर द एक्टिव साइट। लेकिन नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर में के एम की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन वी मैक्स की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। इट मीन्स कि इनहिबिटर रिड्यूसेस द एंजाइम एक्टिविटी बट डज नॉट बाइंड द एक्टिव साइट। तो ये वाला बेसिकली हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है। Next one is the uncompetitive inhibition. The inhibitor binds only to the substrate enzyme complex in uncompetitive inhibition. तो बेसिकली इसका कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। In reactions involving two or more substances or product, uncompetitive inhibition is common. तो जब दो या दो से ज़्यादा सबस्ट्रेट का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर आमतौर पर हम जो अनकम्पैटिटिव इनहिबिशन है वो होती ही है। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन कैन अगर विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारे जो सबस्ट्रेट है उसका होना लाजमी नहीं होता, वो खुद ब खुद उसको इनहिबिट करवा सकता है। वेयर इज द अनकम्पैटिटिव इनहिबिशन रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो इसमें एक कम्प्लेक्स का बनना पहले से लाजमी होता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का पहले से कम्प्लेक्स बन चुका है और उसके साथ एक इनहिबिटर आकर अटैच हो गया है। ये इनहिबिटर करता क्या है कि इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, लेकिन ये बेसिकली सबस्ट्रेट और एंजाइम के जो इंटरेक्शन है उसको इफेक्ट नहीं करता। तो बजाय बिफोर इसके कि वो जो इनहिबिशन है वो स्टार्ट हो, हमारा सबस्ट्रेट पहले से ही उसके साथ अटैच हो सकता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि इसमें पहले एक कम्प्लेक्स का बनना लाजमी है, ये तीनों इनहिबिशन की टाइप्स में एक यूनिक हैसियत रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेटरी एंजाइम को। रेगुलेटरी एंजाइम इज एन एंजाइम इन बायोकेमिकल पाथवे विच थ्रू इट्स रिस्पॉन्सिव टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अदर बायोमॉलिक्यूल रेगुलेट्स द पाथवे एक्टिविटी। तो बेसिकली ये किसी पाथवे की या किसी रिएक्शन मैकेनिज्म की जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज भी करवा सकता है या उसको डिक्रीज भी करवा सकता है, जो कि डिपेंड करता है दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर। इट मीन्स कि अगर वो किसी पाथवे को या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इट मीन्स कि वो रेगुलेट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो हम ऐसे एंजाइम को रेगुलेटरी एंजाइम का नाम भी देते हैं। तो जो रेगुलेटरी एंजाइम है इट इज़ यूजुअली डन फॉर पाथवेज। तो उनको हम ऐसे मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं या वो वहाँ पर होती है जहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स में रिक्वायर होती हैं और इनकी जो डिफरेंट अमाउंट है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे हार्मोन प्रोडक्शन का रेट है वो 24 घंटे में हर वक्त सेम नहीं रहता। तो इट मीन्स कि अगर उसके प्रोडक्शन का रेट या उसकी जो बॉडी में नीड है वो सेम नहीं है तो हमें इसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो हार्मोन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो एंजाइम मौजूद होगा हम उसको रेगुलेटरी एंजाइम का नाम देंगे। रेगुलेटरी एंजाइम एग्जिस्ट एट हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब कि उनका जो वी मैक्स का ग्राफ है या जो वैल्यू है वो लो होगी। सो देयर एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद चेंजेस इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करके बेसिकली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करके उसकी रिएक्टिविटी को या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम किसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी
और अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन का रेट है वो भी डिक्रीज़ होगा। द एंजाइम विच कैटालाइज केमिकल रिएक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रेगुलेटरी एंजाइम। तो हम ऐसे एंजाइम को भी नाम देते हैं रेगुलेटरी का, जो कि एक ही रिएक्शन को बार बार कैटालाइज करवाते हैं। तो बार बार कैटालाइज करवा कर वो बेसिकली उनको ये अमाउंट है किसी प्रोडक्ट की उसको रेगुलेट करते हैं। हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं कि एक ऐसी प्रोटीन जिसका कि हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो किसी ख़ास मीडिया में या किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर वो एक्टिव होती है और अपने फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। लेकिन जो कुछ डीएक्टिवेशन मैकेनिज़्म हैं वो भी इसके रेट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेसिकली वो एक्टिव तो होती है, बट सम स्पेसिफिक डीएक्टिवेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सम मेटाबॉलिज्म पाथवेज। तो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कोई डीएक्टिवेशन के मैकेनिज्म भी होते हैं जो कि बेसिकली उनको रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म पाथवेज में। तो स्ट्रक्चरली अगर हमारे पास एंजाइम रेडी भी है लेकिन उसको जो डीएक्टिवेशन है वो भी साथ में होती रहती है, तो जिसकी वजह से जो उसका जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो भी कैरी आउट होता रहता है। So moving further, a regulatory enzyme were commonly the first enzyme in a multi-enzyme system. It means कि वो किसी रिएक्शन सीक्वेंस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो पहले एंजाइम की प्रोडक्ट होगी वो किसी दूसरे रिएक्शन का सबस्ट्रेट बन जाएगा और जो दूसरे रिएक्शन की प्रोडक्ट होगी वो तीसरे रिएक्शन का सबस्ट्रेट होगा या तीसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो मल्टी एंजाइम सिस्टम में रेगुलेटरी एंजाइम सबसे पहली एंजाइम के तौर पर काम करती हैं। सो इस वजह से हम पहले स्टेप को कंट्रोल करके हम पूरे पाथवे को या पूरे पाथ के आउटपुट को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द फर्स्ट एंजाइम इज द सबस्ट्रेट ऑफ द सेकंड एंजाइम, ठीक है। सो द सेल कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम पाथवे, जो कि जिसको हम बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कह सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है रेगुलेटरी एंजाइम के ऊपर। तो अगर एंजाइम ने पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो इट मीन्स कि हमें उसकी एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन करनी पड़ेगी। तो किसी रेगुलेटरी एंजाइम की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन को कैरी आउट करवाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज मौजूद होती हैं, जो कि बेसिकली जो एंजाइम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करते हैं। A regulatory enzyme require an extra activation process and need to pass through some modification in their three-dimensional in order to become functional. For instance, catalyzing enzymes are the regulatory enzymes. तो कुछ एंजाइम्स को फुली फंक्शनल बनने से पहले उनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना लाजमी होता है, और ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के साथ ही, ठीक है, वो कुछ कंडीशन में या जो ख़ास कंडीशन में वो एक्टिव हो जाती हैं। तो उनकी जो एक्टिविटी है वो बेसिकली 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि हम उसके स्ट्रक्चर में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकते हैं या उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरे रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें उस एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना लाजमी होता है, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हमें रेगुलेशन रिक्वायर होती है रिएक्शन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए, सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एट एनी टाइम। तो हमें किसी ख़ास टाइम के ऊपर जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट रिक्वायर है उसी के हिसाब से हम जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, और इसके एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करने से हमारे रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी और हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मेक्स रेगुलेटरी एंजाइम हैव ए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इसकी वजह से इनकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की अमल है। तो उनके मोड के हिसाब से कि हमने रेगुलेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। तो हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम और दूसरा कोवलेंटली मॉड्यूलेटेड एंजाइम। तो एलोस्टेरिक एंजाइम में हम देखते हैं कि जो उसकी एक्टिविटी को हम रेगुलेट करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल दूसरी साइड के ऊपर अदर दैन द एक्टिव साइड वहाँ पर जाकर वो बाइंड होते हैं,
तो जब वो वहाँ पर जाकर बाइंड होंगे तो वो जो एक्टिव साइट की जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करते हैं। सेकेंडली कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जो कि कोवलेंट मॉडिफिकेशन के साथ उसको इन्हेंस या डिक्रीज करते हैं। इट जैसे कि हमारी जो फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में होता है, तो वहाँ पर ये कोवलेंटली मॉड्यूलेटेड एंजाइम होता है फास्फोराइलेशन के। हाउएवर एन एंजाइम कैन कंबाइन बोथ टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, लेकिन बाज़ का जो एंजाइम है उसमें दोनों तरह की जो एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन का जो मैकेनिज्म है वो हो सकता है। एलोस्टेरिक एंजाइम, दिस टाइप ऑफ एंजाइम रिप्रेजेंट टू बाइंडिंग साइट, द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम एंड द इफेक्टर। क्योंकि हमने देखा कि जो यहाँ पर मॉलिक्यूल अटैच होगा उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, तो वो एक्टिव साइड के अलावा किसी दूसरी साइड के ऊपर अटैच होता है। तो ऐसे एंजाइम के ऊपर दो बाइंडिंग साइट होती हैं। इफेक्टर्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच मॉड्यूलेट द एंजाइम एक्टिविटी, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे या उसको सप्रेस करेंगे, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को नाम देंगे इफेक्टर्स का, जो कि बेसिकली उसको इफेक्ट करते हैं। दे फंक्शन थ्रू रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ ए रेगुलेटरी मेटाबोलाइट इन द एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट, जिसको हम नॉन एक्टिव साइट का नाम भी देते हैं, तो वो वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच नहीं होते। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है, इट मीन्स कि वो रिवर्सिबल है, कि वो वहाँ से डिटैच भी हो सकते हैं या वो वहाँ से सेपरेट ईजिली हो सकते हैं। व्हेन बाउंड, जब वो वहाँ पर एक दफ़ा अटैच हो जाते हैं, दीज मेटाबोलाइट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन कैटालिसिस डायरेक्टली बट दे आर स्टिल एसेंशियल। तो बेसिकली वो कैटालिसिस का जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि दे लीड टू कॉन्फर्मेशनल चेंजेस इन द कंक्रीट पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो जो एंजाइम का जो कंक्रीट पार्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें वो चेंजिंग लेकर आते हैं। These changes affect the overall conformation of the active site, causing modification on the activity of the enzyme. तो हमने देखा कि जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो सकती है, बदल के वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, या एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो सकती है, या वो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को जो इफेक्टर है वो इंक्रीज भी कर सकता है। इनहिबिशन में हम देखते हैं कि ये हमारे पास एंजाइम है और ये वाली उसकी एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट के ऊपर ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये जाकर अटैच हो सकता है, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जब कोई इनहिबिटर या जो इफेक्टर है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा, अटैच होने के बाद वो इस एक्टिव साइट को आल्टर करता है, मतलब उसकी साइट को ही चेंज कर देता है। तो अब इस सेकंड कंडीशन में सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच नहीं हो सकता। इट मीन्स कि इस इफेक्टर मॉलिक्यूल ने या इनहिबिटर ने जो पहले से मौजूद एंजाइम था उसको इनहिबिट कर दिया। तो हम ऐसी साइड को या ऐसे एंजाइम को कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सेकेंडली हम देखते हैं कि ये वाली एक्टिव साइट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आकर अटैच नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई एक्टिवेटर यहाँ पर या इफेक्टर यहाँ पर आकर अटैच होगा तो इसकी जो कॉन्फर्मेशन में या जो इसकी जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें इस तरह से चेंज लेकर आएगा कि अब सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो इट मीन्स कि इसने किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया है। तो एक्टिवेट करने के बाद वो रिएक्शन को कैरी आउट करवा देता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम में दो टाइप्स हैं, एक इनहिबिशन का काम देती है और दूसरा एक्टिवेशन के तौर पर काम करती है। एलोस्टेरिक एंजाइम की प्रॉपर्टी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर जनरली लार्जर इन मास दैन अदर एंजाइम। तो इनका जो मैस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और इनमें जो मल्टीपल सब यूनिट्स हैं वो होंगे, ठीक है। डिफरेंट फ्राम हैविंग ए सिंगल सब यूनिट एंजाइम, तो इसमें सिंगल सब यूनिट एंजाइम नहीं होता। इन दिस केस दे आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट। तो इसमें मल्टीपल या दो से ज़्यादा सब यूनिट भी पाए जा सकते हैं, और हर एक सब यूनिट में जो एक्टिव साइट है वो मौजूद हो सकती है। इट मीन्स कि वो उनकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है या जो उनको रेगुलेटरी फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। विच कंटेन एक्टिव साइट्स एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट, तो हर यूनिट में एक्टिव साइट भी मौजूद हो सकती है
और रेगुलेटरी मॉलिक्यूलर बाइंडिंग साइट भी मौजूद हो सकती है। एलोस्टेरिक एंजाइम की जो की प्रॉपर्टी है, या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो स्पेशल काइनेटिक में है, जो कि है दी कोऑपरेशन। इट मीन्स कि एक सब यूनिट जो है वो किसी दूसरे एंजाइम को, ठीक है, या एक ही एंजाइम किसी दूसरे सब यूनिट की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और वो इसके साथ मिलजुल कर या कोऑपरेट करके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करवाता है। या इट मीन्स कि वो किसी दूसरे एक्टिव साइट की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट भी कर सकता है या उसको एक्टिवेट भी कर सकता है। इन हेयर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस इन each चेन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रेंथन दी चेंज इन दी अदर चेन। तो अगर एक प्रोटीन चेंज में एक स्ट्रेंथ आए तो वो दूसरी चेन को भी इफ़ेक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट है या जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है। दीज चेंजेस अकर एट द टर्शरी एंड क्वार्टरनरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हमारे प्रोटीन्स के हाई लेवल के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। उनके मॉड्यूलेशन के बेस के ऊपर हम एलोस्टेरिक एंजाइम को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स और दूसरा हेटरोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स। हेमोट्रोपिक एलोस्ट्रोपिक एंजाइम्स में सबस्ट्रेट एंड इफेक्टर प्ले ए पार्ट इन द मॉड्यूलेशन ऑफ द एंजाइम। तो दोनों के दोनों इफेक्ट करेंगे एंजाइम की मॉड्यूलेशन में, विच इफेक्ट द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कि इंटर्न एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। हेटरोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्टर है वही मॉड्यूलेशन का रोल प्ले करेगा, उसमें सबस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होता। कोवलेंटली मॉड्यूलेटेड एंजाइम, ये बेसिकली रेगुलेटरी एंजाइम की दूसरी एग्जांपल है या दूसरी टाइप है। इनमें जो रेगुलेशन होती है वो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होती है, या रेगुलेशन में या कोवलेंट modification where a functional group is transferred onto the enzyme turning it on or off। तो इसको जो हम रेगुलेशन करते हैं वो किसी ख़ास फंक्शनल ग्रुप को हम एंजाइम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, और जब एक ख़ास फंक्शनल ग्रुप किसी कोवलेंट मॉडिफिकेशन के ज़रिए वो उसके ऊपर मौजूद होगा तो वो उसको एक्टिवेट भी कर सकता है या वो उसको इनहिबिट भी कर सकता है। तो इसकी वजह से हम किसी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको प्रिसाइजली कंट्रोल भी कर सकते हैं कोवलेंटली मॉड्यूलेटेड एंजाइम के साथ। इनमें जो आम तौर पर मॉडिफिकेशंस हैं वो फास्फोराइलेशन है, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है और पेरिलिनाइलेशन है। इन तमाम के तमाम चेंजेस में हम एक स्पेसिफिक वे में प्रोटीन को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम चेंज होगी, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल फंक्शन है वो मॉडिफाई होगा। दिस मॉडिफिकेशन एक्ट एज मॉलिक्यूलर स्विचेस altering एंजाइम कॉन्फर्मेशन एंड फंक्शन। तो बेसिकली ये एक स्विच के तौर पर काम करते हैं कि जिसकी वजह से एंजाइम के जो 3D स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा, और अगर उसका 3D स्ट्रक्चर चेंज होगा इट मीन्स कि अगर उसकी शेप चेंज होगी तो शेप डिफाइन करते हैं कि एंजाइम का फंक्शन क्या होगा। तो शेप चेंज होने से उसका फंक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। रिवर्सिबल बाय डिज़ाइन, ये जितनी भी चेंजेस हैं ये डिज़ाइन के रिस्पेक्टिव रिवर्सिबल होती हैं। इट मीन्स कि हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम ऐड और रिमूव दी ग्रुप, फॉर एग्जांपल काइनेजेस और फॉस्फेट्स जो हैं वो मॉडिफिकेशन को ऐड भी करवा सकते हैं और इनको रिमूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को श्योर करते हैं कि जो एंजाइम का साइकिल है वो एक्टिविटी और इनएक्टिविटी दोनों फॉर्म में मौजूद हो। मतलब जब हमें एंजाइम की एक्टिविटी की ज़रूरत हो तो हम उसमें किसी चीज़ को ऐड करेंगे, तो अगर हमें किसी चीज़ की एंजाइम की इनएक्टिविटी की ज़रूरत हो तो हम उसमें से किसी चीज़ को रिमूव कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। इट अलाउ सेल्फ टू रिस्पोंड क्विकली टू हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिग्नल। तो जैसे कि वो एक स्विच के तौर पर काम करता है, तो जैसे हमारा हार्मोनल या मेटाबॉलिक सिग्नल आएगा उसी के मुताबिक हमारा जो एंजाइम है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो चेंज होगा। इट मीन्स कि वो रेगुलेशन उसकी कैरी आउट होगी। तो इसमें बेसिकली मीडियम ड्यूरेशन रेगुलेशन होती है जो कि एलोस्टेरिक इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल होती है।
नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टाइप्स को। फॉर एग्जांपल फास्फोराइलेशन में जो फास्फेट ग्रुप है उसको हम सेराइन में, जिसको हम SCR से शो करते हैं, थ्रियोनाइन में जिसको हम THR से शो करते हैं, और टायरोसाइन में जिसको हम TYR से शो करते हैं, उसमें हम इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है किसी सेल के अंदर, जो कि किसी एंजाइम को इनहिबिट भी करवा सकती है या उसको एक्टिवेट करवा सकती है, जो कि डिपेंड करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद एसिटाइलेशन है। ये बेसिकली किसी एसिटाइल ग्रुप को लाइसाइन साइड चेन के ऊपर ऐड करवाता है, जिसकी वजह से उसका इंटरेक्शन है वो चेंज होता है। मिथाइलेशन है, जो कि मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच करवाता है, जो कि इन टर्न जो जीन के रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करती है। प्रीनाइलेशन एज हाइड्रोफोबिक ग्रुप हेल्प अटैच एंजाइम टू मेम्ब्रेन। तो इसमें हम कुछ हाइड्रोफोबिक ग्रुप जैसे कि फर्नेसाइल है, ठीक है, उसकी चेन को अटैच करवाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो एंजाइम की जो अटैचमेंट है मेम्ब्रेन के साथ वो इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह से जो लोकलाइजेशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है, और जो कॉमन सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे है वो भी क्लियर होता है। नेक्स्ट वन इज़ दी एडिनाइलेशन AMP एडिड टू टायरोसाइन। इसमें हम AMP के मालिक्यूल को टायरोसाइन में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटामाइन सिंथेटेज में। तो ये जितनी भी मॉडिफिकेशन है ये एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है, उसके लोकेशन को और उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो एंजाइमेटिक बिहेवियर के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करता है। टाइप्स को स्टडी करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल को भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एक्टिवेटेड बाय फास्फोराइलेशन प्रमोट्स ग्लाइकोजिन ब्रेकडाउन। तो इस एग्जाम्पल में जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है फास्फोराइलेशन से, तो ये ग्लाइकोजिन के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। ग्लाइकोजिन सिंथेज में, ठीक है, इसमें फास्फोराइलेशन से इनएक्टिवेट होता है हमारा एंजाइम, तो जिसकी वजह से जो हमारा डीफास्फोराइलेटेड एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली हमने देखा कि वो एक स्विच के तौर पर भी काम कर रहा है कि या तो वो उसको प्रमोट करवाता है या वो उसको डी प्रमोट करवाता है। पेवराइट डिहाइड्रोजनेज। तो थर्ड एग्जांपल में हम देखा कि इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय फास्फोराइलेशन रीएक्टिवेटेड बाय दी फास्फेट। हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं फास्फोराइलेशन से, और हम इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं फास्फेट ग्रुप की वजह से। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हमने ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करना हो तो हम ये वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने इनको इनएक्टिवेट करना हो तो हम फास्फोराइलेशन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल होती है। PFK2 PFK2 मीन्स फास्फोफरक्टोकाइनेज, ठीक है, 2। तो ये एक दूसरी किस्म का एंजाइम है जिसकी हम कोवलेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है वो फास्फोराइलेशन से होती है, जो कि रेगुलेट करता है 2,6 बाई सफोस्टेट लेवल को, जो कि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। देन कम्स दी ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये रेगुलेट होती है एडिनाइलेशन से, जो कि उसके नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि सेल को एनर्जी कंजर्व करने में के काबिल बनाती है। कोवलेंट मॉड्यूलेशन इज एसेंशियल इन दी एनर्जी नाइट्रोजन एंड शुगर मेटाबॉलिज्म। तो तीनों कामों में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके साथ ही हमारे इस कम्प्रीहेंसिव लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर कम्प्रीहेंड कर लिया होगा। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़।